वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस एनसीईआरटी लेसन नंबर 3 का पार्ट 2। आइए इस पार्ट में हम शुरू करते हैं धातुओं की प्राप्ति से। धातुओं की प्राप्ति किस हिसाब से किस तरह से की जाती है। तो सारे धातु हमें भूपर्पटी यानी कि जमीन में से भूमि में से प्राप्त होते हैं। तो जमीन में से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। आइए देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया उसकी सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। मध्य अभिक्रियाशील धातु जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, यह सब हमें सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं। तथा सबसे कम क्रियाशील धातु जैसे कि सोना और चांदी, यह हमें स्वतंत्र रूप में प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी क्रियाशील धातुओं को किस तरह से प्राप्त किया जाता है वह देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार मर्क्यूरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड यानी कि HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्क्यूरी में अपचयित हो जाता है। यानी कि जब हम सिनाबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा, तथा जब मर्क्यूरी ऑक्साइड को और गर्म करेंगे तब हमें मर्क्यूरी तथा मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिलेगा। तो कम क्रियाशील धातुओं को इस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है। अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि ऐसी धातुएं जो मध्यम क्रियाशील हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न अभिक्रिया होती है। जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हमें जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। यदि हमारे पास जिंक का कार्बोनेट हो, यदि हम उसे सीमित वायु में निस्तापन करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। दोनों ही क्रियाओं में हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट का भर्जन किया और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन किया। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। आइए अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है। इन्हें
कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। इसी प्रकार एल्यूमीनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमीनियम प्राप्त किया जाता है। विद्युत परिष्करण धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है, जहां एनोड पर अशुद्ध तांबा, कैथोड पर शुद्ध तांबा विलयन कॉपर सल्फेट का होता है तथा उसके अंदर अनुसल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, जिस तरह से आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो एनोड पर अशुद्ध तांबा रखा जाता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा रखा जाता है। तांबा मतलब कॉपर। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कैथोड पर जो शुद्ध तांबा होता है और एनोड पर अशुद्ध तांबा होता है। जैसा कि हमने देखा कि जब विद्युत परिपथ को चालू किया जाता है तो अशुद्ध धातु जो है वो अपघटित होकर विलयन में घुल जाती है तथा जो अशुद्धियां होती है वह नीचे बैठ जाती है और जो शुद्ध धातु होता है वह कैथोड पर जाकर चिपक जाता है। तो आइए देखते हैं संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। सिल्वर यानी कि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण चांदी काली हो जाती है। कॉपर कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जैसे कि आपने तांबे के लोटे पर देखा होगा या तांबे की किसी भी वस्तु पर देखा होगा। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। आइए संक्षारण को किस तरह से रोका जाए वह देखते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। तो आइए देखते हैं यशद लेपन क्या होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं? या तो दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके बनाया जाने वाला धातु या मिश्रण। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात यानी कि स्टील लोहा, निकल और क्रोमियम को मिक्स करके बनाया जाता है। पीतल कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है। कांसा कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। सोल्डर लेड और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है तथा
अमलगम मर्क्यूरी और दूसरे तत्वों को मिक्स करके बनाया जाता है। मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण यह रहता है कि जैसे कि लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो गुणधर्म को बदलने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। तो फायदा यह होता है कि वह वस्तु एक दूसरे धातुओं के गुणधर्म को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि हमने स्टेनलेस स्टील में देखा कि उसमें जंग भी नहीं लगता तथा वह मजबूत भी होती है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।